back to the channel Commerce Media. I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज है मंडे और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का या तो फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत सारी अननोन फैक्ट्स आपको इसके बारे में पता चलेंगे और मे बी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। फिर यही सोचोगे कि काश वीडियो देख लिया होता तो आंसर मिल जाता, तो कल को ये ना पछतावा आए। तो आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट कब होती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट जब होती है जब ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज यानी काम यानी फंक्शन बहुत ज्यादा हो और नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो। याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट कभी नहीं होगी इफ इट इज अ वन मैन शो। यानी अगर एक बिजनेस पूरी तरीके से एंटायरली अगर एक बिजनेसमैन मैनेज कर रहा है तो देयर विल बी नो नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अराइज when there are a lot of activities and when there are a lot of people in the organization. अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है जिसे हम बोलते हैं दायरा है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रक्चर से बाहर जाकर कभी काम ही नहीं करती। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है विद इन विच इसके अंदर सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। यानी ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा दायरा है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पर लेवल्स बहुत ज्यादा हो, जहां पर नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा हो, वहां पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आसान भाषा में बताओ तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी वन इज हैविंग। एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके ऊपर उसका सुपीरियर कौन होगा, उसे किससे ऑर्डर लेना है और किससे रिपोर्ट करना है। ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को पता होता है कि उसका बॉस कौन है और उस बॉस को भी पता होता है उसका बॉस कौन है। एम्प्लॉय को पता होता है उसे किससे ऑर्डर लेना है और किससे रिपोर्ट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से बहुत इंफ्लुएंस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है स्पेशली 1 मार्क के लिए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन सुपीरियर। कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है और इसीलिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, जब हम डिसाइड करते हैं कौन किसका बॉस होगा, जब हम उस बॉस के नीचे जब सबऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं कि भाई ये बॉस इतने लोगों को संभालेगा, तो हम स्पैन देख लेते हैं। ये देख लेते हैं क्या ये मैनेजर इतने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है या नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से बहुत इंफ्लुएंस होता है और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर पाता। अगर हम बात कर ले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हम बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है। ये क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहला, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के बेस पर भी क्लासिफाई किया गया है और रिलेशन के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करिए प्रोडक्ट के बेसिस पर, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आर ऑफ 2 टाइप। अगर प्रोडक्ट के बेसिस पर अगर हम इसे क्लासिफाई करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है जो एक प्रोडक्ट बना रही है, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन जो मार्कर बना रही है, और डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मोर देन 1 प्रोडक्ट बना रही है। यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल है
वन प्रोडक्ट के लिए और डिवीजन स्ट्रक्चर सुटेबल है जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डिविजन्स में डिवाइड होती है। अब हम बात करते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट के बेसिस पर अगर क्लासिफाई करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। चलिए बात करते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन पर जाए तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर वेयर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जहां पर एक्टिविटीज का जो ग्रुपिज्म होता है वो फंक्शंस पर होता है। यानी फंक्शन के बेसिस पर हम एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, सेलिंग फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पर हम यहां पर एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं, जैसे ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन में आएगी, मार्केटिंग वाली मार्केटिंग में, सेलिंग वाली सेलिंग में। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जहां पर एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप की जाती है। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला है फंक्शनल और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ये वर्ड जो है ना ऑक्यूपेशनल, खासकर इसको बहुत ध्यान से देखेगा, क्योंकि जब भी अगर केस स्टडी में अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये वर्ड वहां पर जरूर होगा। तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? अब जैसे कि अगर प्रोडक्शन वाले एम्प्लॉयज अगर रोज ही अगर प्रोडक्शन का काम करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर फंक्शन या उस पर्टिकुलर जॉब यानी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में तो स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो पहला ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमें ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, बिकॉज ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग द सेम टास्क रेगुलरली एंड व्हिच हेल्प्स हिम और हर इन गेटिंग स्पेशलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन। दूसरी अगर बात करते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन वहां पर बेहतर क्यों है? बिकॉज ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। यानी अगर बात करें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बेहतर क्यों है? क्योंकि वहां पर सारे बंदे किसके हैं? प्रोडक्शन वाले। तो जस्ट बिकॉज दे ऑल आर परफॉर्मिंग अ सेम लाइन ऑफ फंक्शन, सेम फंक्शन, दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन इज बेटर। इसलिए कोऑर्डिनेशन वहां पर बेहतर है क्योंकि सारे लोग एक ही टाइप का काम कर रहे हैं। इफेक्टिव सुपरविजन। अब सुपरविजन यानी सुपरवाइज करना, वो इफेक्टिव क्यों है? प्रोडक्शन के ऊपर, यानी जब हमने एक्टिविटीज यानी सारे प्रोडक्शन के एम्प्लॉयज को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ग्रुप किया, हमने उनके ऊपर रखा है प्रोडक्शन मैनेजर। अब प्रोडक्शन मैनेजर के लिए सुपरविजन आसान इसलिए है क्योंकि वो भी प्रोडक्शन में स्पेशलाइज है और वो किसको सुपरवाइज कर रहा है? सिर्फ उन लोगों को जो सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सुपरविजन भी इफेक्टिव क्यों है? बिकॉज द मैनेजर हैज टू सुपरवाइज ओनली द एम्प्लॉयज दोज हु आर परफॉर्मिंग प्रोडक्शन फंक्शन। यानी ऑल he has to do is to supervise all those people who are performing production function, और वो भी किस चीज में स्पेशलाइज है? वो भी प्रोडक्शन में स्पेशलाइज है। तो इसलिए सुपरविजन भी इफेक्टिव हो पा रहा है। अगर हम बात करें ट्रेनिंग इफेक्टिव क्यों है? Now why training is effective in functional structure? ट्रेनिंग इफेक्टिव इसलिए है फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्योंकि हर एक फंक्शन को, हर एक डिपार्टमेंट को सिर्फ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है। लाइक हम प्रोडक्शन वाले को सिर्फ प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देंगे, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग की, सेलिंग वाले को सेलिंग की। तो each department is specialized in a particular type of function because they are being giving a particular type of training for that particular function. जो जिस फील्ड से बिलोंग करता है, जो जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, जो जिस फंक्शन से बिलोंग करता है, हम उसको वैसी ट्रेनिंग देते हैं। अब बात करते हैं इंक्रीज मैनेजर एफिशिएंसी। यानी यहां पर हम प्रोडक्शन मैनेजर की बात कर रहे हैं, सेल्स मैनेजर की बात कर रहे हैं, फाइनेंस मैनेजर की बात कर रहे हैं। तो उनकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो रही है, उनकी एफिशिएंसी कैसे मैक्सिमाइज हो रही है? लाइक अगर we are getting specialized by performing the same type of function regularly, अगर हम काम करते करते अगर हम स्पेशलाइज हो रहे हैं तो जो हमें सुपरवाइज कर रहा है वो भी तो सुपरवाइज करते करते वो भी तो उस काम में स्पेशलाइज हो रहा है। ये तो वही बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम पढ़ते पढ़ते स्पेशलाइज हो रहे हो, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते स्पेशलाइज हो रहे हो, तुम ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन लेके आ रहे हो, तो मैनेजरियल एफिशिएंसी मेरी इंक्रीज हो रही है। तो मैनेजर की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो रही है? बिकॉज ही आल्सो परफॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ फंक्शन रेगुलरली। लाइक प्रोडक्शन मैनेजर्स ऑल द टाइम डूइंग द ऑब्जर्वेशन, ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग द प्रोडक्शन एम्प्लॉयज, तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ये तो रहे फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज, लेकिन हम ये जानते हैं अगर किसी चीज से कुछ प्रॉस होते हैं तो उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं। अब यहां पर अगर कॉन्स की बात की जाए कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे बड़ी चीज है डिपार्टमेंटल के हेड का एटीट्यूड। जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक मैनेजर होता है।
जैसे प्रोडक्शन के ऊपर प्रोडक्शन मैनेजर, सेलिंग के ऊपर सेल्स मैनेजर, फाइनेंस के ऊपर फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग के ऊपर मार्केटिंग मैनेजर। तो हर मैनेजर का एटीट्यूड कुछ इस तरीके का होता है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का वैगन समझते हैं, व्हील का जो वैगन होता है ना, वो समझते हैं। दे आर कंसिडरिंग देम एज अ फंक्शनल एम्पायर। उन्हें ये लगता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्वाइव कर रही है तो जस्ट बिकॉज ऑफ देन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग। तो अगर हर डिपार्टमेंट के मैनेजर का एटीट्यूड अगर इस तरीके का हो जाएगा तो वहां पर कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर सब अपने आप को ऊपर समझेंगे और कोई नीचे नहीं समझेगा तो आपको क्या लगता है, क्या वो कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे को? नहीं। अगर सब अपने आप को ही शक्तिशाली, सब अपने आप को बेहतर समझेंगे तो कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता, सब अपने आप को बेस्ट समझते हैं। अगर ऐसा एटीट्यूड अगर डिपार्टमेंट के हेड का होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट बिटवीन देम। और जब जहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो वहां पर आप ये जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जब वो साथ मिलकर काम नहीं कर रहे, और साथ मिलकर काम ना करने का रीजन है इज द एटीट्यूड। बिकॉज ऑल द मैनेजर, ऑल द डिपार्टमेंटल मैनेजर थिंक दैट कि दे आर द बेस्ट पर्सन, दे आर द पर्सन हु थिंक बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दे कंसिडर देमसेल्फ एज अ फंक्शनल एम्पायर। उन्हें लगता है कि हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है। तो अगर ऐसा अगर एटीट्यूड होता है तो दैट रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, एंड व्हेन दे आर नॉट रेडी टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स इट इज सम टाइम वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द गोल। क्योंकि जब साथ में काम ही नहीं करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने गोल को अचीव कर ले। अगर हम बात करें इनफ्लेक्सिबिलिटी, अब इनफ्लेक्सिबिलिटी कह लें या रिजिड कह लें, क्या रिजिड है? जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था कि ट्रेनिंग इफेक्टिव क्यों है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ट्रेनिंग इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को दे विल बी गेटिंग द ट्रेनिंग ओनली इन प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन अगर कल को हम ये चाहें कि प्रोडक्शन वाले एम्प्लॉइज को अगर हम मार्केटिंग में अगर शिफ्ट कर दें तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज दे आर नॉट स्पेशलाइज, दे आर नॉट बीइंग ट्रेन्ड इन दैट फंक्शन। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी किस चीज को लेकर है? ट्रेनिंग को लेकर, कि उनको सिर्फ एक ही टाइप की ट्रेनिंग दी गई है, यानी कल को अगर हम चाहें उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबिलिटी, यानी जवाबदेही। क्यों मुश्किल हो जाता है फिक्स करना कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन आंसरेबल है, किसकी वजह से टास्क पूरे नहीं होता? क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो एक्टिविटीज को ग्रुप किया गया ऑन द बेस ऑफ फंक्शन किया गया, और यहां पर हर डिपार्टमेंट, चाहे फाइनेंस से लेकर मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात कर ले तो हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट है। जैसे कि मार्केटिंग और सेलिंग की परफॉर्मेंस डिपेंड है कि प्रोडक्ट कैसा हो। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें परफॉर्मेंस अगर डिपेंड करेगी तो परचेज डिपार्टमेंट पर करेगी, परचेज डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी फाइनेंस डिपार्टमेंट पर। तो कभी कभी when the goal is not achieved, sometimes it is very difficult to fix के कौन अकाउंटेबल है, क्योंकि कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और जब इंटर रिलेटेड होते हैं तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ये फिक्स करना कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन है, कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां पर हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की है। यही हम आपको बताते हैं कि डिविजन स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि डिवीजन स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूसेस मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये स्ट्रक्चर उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा सुटेबल है जो ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम टाटा की बात कर ले तो टाटा कंपनी, हमारे टाटा कंपनी अगर बात करें तो मोबाइल फोन बनाती है, टाटा कंपनी हमारे कॉस्मेटिक्स से बना रही है, टाटा कंपनी हमारी कार से बना रही है। तो टाटा कंपनी किस में डिवाइड है? डिवीजन में डिवाइड है। तो डिवीजन स्ट्रक्चर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करे। यहां पर होता है क्या, यहां पर पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवीजन में डिवाइड है। लाइक हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी ये पहला डिवीजन है या दूसरा, तीसरा और ये चौथा डिवीजन है। अच्छा, डिवीजन स्ट्रक्चर में हर डिवीजन के ऊपर एक डिवीजन मैनेजर होता है। कहते हैं कि हर डिवीजन स्ट्रक्चर में एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। ये बात सही है, क्योंकि एक डिवीजन अगर हम बात कर ले कि यहां पर हम बात कर लेते हैं कि ये डिवीजन फर्स्ट है जहां पर एक प्रोडक्ट बनता है, यदि हम बात करते हैं यहां पर कॉस्मेटिक्स बनती है तो उस डिवीजन का फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, उस डिवीजन का परचेज डिपार्टमेंट होगा, उस डिवीजन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा और उस डिवीजन का मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा। तो इस डिवीजन में भी जो यहां पर ये डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, ये किस बेसिस पर बनाए जाएंगे? ये भी तो फंक्शन के बेसिस पर ही बनाए जाएंगे।
तो अगर हम बात करते हैं डिविजन स्ट्रक्चर में, यहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपने देखा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर पे हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है, और शायद यही वजह थी कि यहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने आप को अकाउंटेबल नहीं कहलाना चाहता, वो नहीं कहलाना चाहता कि ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी दूसरे डिपार्टमेंटल मैनेजर पर ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी चीज डिविजन स्ट्रक्चर में नहीं होती। डिवीजन स्ट्रक्चर में यहां पर सिर्फ एक डिवीजन मैनेजर होता है और उसके नीचे 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी सारे डिपार्टमेंट्स का ऑन द होल जो मैनेजर है वो सिर्फ अकेला पर्सन है। तो अगर गलती कहीं भी होती है तो अकाउंटेबल वही होता है। यहां पर क्या था, प्रोडक्शन की गलती थी तो प्रोडक्शन अपनी अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे थे, परचेज पर परचेज कर रहा था फाइनेंस पर, क्योंकि यहां पर मैनेजर अलग अलग थे। लेकिन डिवीजन स्ट्रक्चर में यहां पर किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर कोई भी मैनेजर नहीं है, यहां पर सारे डिपार्टमेंट के ऊपर एक मैनेजर है। तो गलती कहीं भी होगी ना तो डिवीजन मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात कर ले कि डिवीजन स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या होता है, तो कह रहे हैं क्विक डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया जाता है। यानी अगर आप अपने आप को अगर एक डिवीजन मैनेजर समझे और आपके अंदर सारे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, जितने भी डिपार्टमेंट है वो आपके अंदर आ रहे हैं, आइदर वो फाइनेंस से लेकर मार्केटिंग और सेलिंग तक हो, तो अगर आप चाहें तो कोई भी डिसीजन उसको लेकर बहुत आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि यू आर द ओनली वन हु इज हैविंग द एंटायर कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवीजन। उस डिवीजन पर आपका एक पर्टिकुलर पूरा कंट्रोल है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू। कोई भी आपसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपके अंदर वो सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो उस डिपार्टमेंट से आप जैसा चाहे वैसे जैसा चाहे उस डिपार्टमेंट को लेकर जैसा चाहे वैसा डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी बात की जाए फ्लेक्सिबिलिटी, शायद क्विक डिसीजन मेकिंग ही एक रीजन है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसे चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज कि डिवीजन मैनेजर के अंदर पूरा एक पर्टिकुलर डिवीजन आता है, ही इज हैविंग द एंटायर अथॉरिटी रिलेटेड टू दैट डिवीजन, उसको उस पूरे डिवीजन को लेकर पूरी अथॉरिटी है, तो वो जैसे चाहे फ्लेक्सिबल है, जैसे चाहे वैसे चेंजेस अमेंडमेंट कर सकता है। फिर हम बात करते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। डिवीजन स्ट्रक्चर में एक्सपेंशन बहुत आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिवीजन स्ट्रक्चर में हर डिवीजन एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। डिवीजन 1 को डिवीजन 2 की एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं। देयर इज नो इंटरैक्शन, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ डिवीजन। तो कल को अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया कि डिवीजन 1, 2, 3 और 4, और ये सभी एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरीके से काम करते हैं। डिवीजन 1 को डिवीजन 2 से, डिवीजन 2 को डिवीजन 3 से, डिवीजन 3 को डिवीजन 4 से कोई मतलब नहीं। They are solely responsible only for their department. They have to focus only on their division. तो कल को अगर हम चाहे एक प्रोडक्ट और बनाए नंबर 5, तो आपको लगता है कि ये एग्जिस्टिंग डिवीजन डिस्टर्ब होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कैन बी इजीली डन विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिविजन्स। तो बात करते हैं इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया तो कि यहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरह यहां पर 4-5 अलग अलग मैनेजर नहीं है हर डिपार्टमेंट पर। यहां पर हमने कंसोलिडेटेड, वी हैव जस्ट मेड वन डिवीजन मैनेजर। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, कहीं भी गलती हुई ना, डिवीजन मैनेजर ही अकाउंटेबल है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी फिक्स करना बहुत आसान है। यहां पर हम बात करते हैं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट को लेकर स्पेशलाइजेशन कैसे आ जाता है। क्योंकि डिवीजन 1 का जो मैनेजर है वो, मान लीजिए कि जैसा कि मैंने बताया था डिवीजन 1 में कॉस्मेटिक बनते हैं, तो डिवीजन मैनेजर उसकी फाइनेंस भी देख रहा है। यानी एक तो वही बात हुई कि मैं पूरी कॉमर्स स्ट्रीम में मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूं, मैं बिजनेस भी पढ़ा रहा हूं, मैं अकाउंटेंसी भी पढ़ा रहा हूं। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं होगा, मेरा स्पेशलाइजेशन पूरी स्ट्रीम में होगा। तो उसी तरीके से डिवीजन मैनेजर अपने डिवीजन के सारे डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, तो उसको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीजों का स्पेशलाइजेशन हो जाता है। So he got product specialization because he is managing the finance, right from the finance to the marketing and sales department. He is managing all the department by himself. तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को लेकर वो स्पेशलाइज हो जाता है। लेकिन डिवीजन स्ट्रक्चर के भी कुछ डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज कि ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव किस लिए है? डिवीजन स्ट्रक्चर एक्सपेंसिव इसलिए है बिकॉज यहां पर मोर देन वन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, जिसके नीचे लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती है, ज्यादा से ज्यादा पैसा और बहुत सारी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती है, इसलिए एक्सपेंसिव है। दूसरा, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? डिवीजन स्ट्रक्चर में कॉन्फ्लिक्ट का इश्यूज का रीजन यही है, सबसे मेन चीज रिसोर्सेज का जब एलोकेशन होता है, जब रिसोर्सेज का बंटवारा होता है, रिसोर्सेज एलोकेट की जाती है, हर डिवीजन को जब रिसोर्सेज दी जाती है तो हर डिवीजन ये कोशिश करता है कि सबसे पहले रिसोर्सेज उसको एलोकेट कर दी जाए। और अगर हर डिवीजन यही सोचेगा तो कभी कभी इस रिसोर्सेज के एलोकेशन के चक्कर में वो डिपार्टमेंट और
डिवीजन मैनेजर के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट और कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट और इश्यूज की वजह क्या है? रिसोर्सेज का एलोकेशन, क्योंकि सबको सबसे पहले चाहिए। मतलब बात करते हैं इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। हर डिवीजन मैनेजर सिर्फ अपने डिवीजन पर फोकस करता है। दे आर होली सोली फोकसिंग ऑन देयर डिवीजन, ऑन देयर डिविजनल रोल, और कभी कभी वो भूल जाते हैं कि वो है एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा। यानी उनके लिए डिवीजन का ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट हो चुका होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ओवरलुक कर देते हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं। तो दे आर इग्नोरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एज दे आर होली सोली फोकसिंग ऑन देयर डिविजनल गोल। तो आज हमने बात कर ली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल डिवीजन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए मैं सलीम खान आपसे इजाजत लूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो 12 में बिजनेस को लेकर परेशान है, तो उनकी सारी परेशानियां कल हमारे पास। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज का नाम है कॉमर्स मीडिया। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए यार, लाइक करोगे ना तो मोटिवेशन बढ़ता है। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें जरूर लिखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर डीएम करो यार, कमेंट बॉक्स में लिखो जो भी प्रॉब्लम होगी हमें। गुड नाइट।